एक टूटी बिखरी सूती साड़ी में रबर का चप्पल पहने हुए ममता बनर्जी की ममता दीदी करीब करीब बंगाल की पॉलिटिक्स में वैसा ही कल्ट बन गई हैं जैसा कभी ज्योति बसु हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी जो उन पर आरोप लगाती है कि वो हिंदू विरोधी हैं। अब आती है एक बात जो ममता दीदी के लिए सबसे चिंता की बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बंगाल के ही चुनाव की, और बंगाल के चुनाव में नामांकन हो रहे हैं, पार्टियों के कैंडिडेट्स जारी हो चुके हैं और चुनाव अब थोड़ा गर्म हो रहा है, जोर पकड़ रहा है। लेकिन हमारी बातचीत केंद्रित यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगा रही है कि 4 मई दीदी गई। पिछली बार भी 2 मई को जब रिजल्ट आए थे तब भी ये नारा लगा था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन हुआ उल्टा था, दीदी और ताकतवर होकर उभरी थी। तो दीदी की सत्ता बंगाल से जाएगी या दीदी और ताकतवर होकर उभरेगी। बात एक शुरू करते हैं ये कि जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेफ्ट का लंबा शासन चल रहा था पश्चिम बंगाल में, और जब ज्योति बसु राइटर्स बिल्डिंग के सामने खड़े होते थे तो एक कलफदार धोती, बड़े करीने से पहना हुआ कुर्ता, खिंचे हुए बालों के साथ ज्योति बसु की आपने छवियां देखी थी। कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता थे, सीपीएम के नेता थे, लेकिन उनके मुकाबले संघर्ष करती ममता दीदी। एक टूटी बिखरी सूती साड़ी में रबर का चप्पल पहने हुए ममता बनर्जी कभी कांग्रेस में, और जब वो फिर कांग्रेस से अलग हुई तो तृणमूल के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वामपंथी राजनीति को चुनौती दी। लेकिन ज्योति बसु तो भद्रलोक के बिल्कुल करीने से सजे धजे पुरुष नजर आते थे, जो वामपंथ का चेहरा थे बंगाल में, और कम्युनिस्ट वाली वेशभूषा में तो दीदी नजर आती थी। लेकिन दीदी लड़ती रहीं। ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के वक्त में उन्होंने आखिरकार वामपंथी शासन को बंगाल से उखाड़ ही डाला। तो दीदी की छवि, तृणमूल कांग्रेस के पास जो सबसे मजबूत चीज़ है बंगाल में, वो दीदी की छवि है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, कलकत्ता में कुछ पत्रकारों से, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से जब बात की जाती है तो वे दबी जबान में ये कहते हैं कि ममता दीदी करीब करीब बंगाल की पॉलिटिक्स में वैसा ही कल्ट बन गई हैं जैसा कभी ज्योति बसु हुआ करते थे। लेकिन ममता दीदी की जो ये छवि है, उनकी ताकत है, उनकी पार्टी की ताकत है, और यही उनकी थोड़ी सी कमजोरी भी है। 15 साल की इनकम्बेंसी वाली बात तो है ही है, ये तो हर मुख्यमंत्री के साथ होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से जिस तरह से उनके घुसपैठ, मुस्लिम परस्ती जैसे आरोप लगा रही है, उसी से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि बंगाली भद्रलोक और दीदी के पास जो हिंदुत्व, या जो इस बात से एक तरह की कल्चरल एंजाइटी का शिकार है, एक तरह की सांस्कृतिक चिंता का शिकार है कि क्या बंगाल में कल्चरल दबदबा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा दीदी की छवि को डेंट करता है। लेकिन दीदी ने भी इस रणनीति बदली है। दीदी के साथ मुस्लिम वोट है, ये दीदी अच्छे से जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मुख्य रूप से मुकाबिल हैं, और उन्होंने अपनी छवि को इधर बहुत हिंदुत्ववादी भी किया है। एक बड़ा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन उन्होंने खुद किया है। भारतीय जनता पार्टी जो उन पर आरोप लगाती है कि वो हिंदू विरोधी हैं, उसको अपने तरीके से काट रही है। पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी इस आरोप के आधार पर तो उन्हें नहीं पिछाड़ पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज़रूर थोड़ा इसका असर देखने को मिला था, उसके कई और भी कारण हो सकते हैं। तो दीदी की छवि अभी है। लक्ष्मी भंडार योजना या कैश बेनिफिट स्कीम्स वगैरह की भी बात की जाती है जो सत्तारूढ़ पार्टियां करती हैं, लेकिन उसके पीछे भी दीदी की ही छवि है। अगर आप वहाँ के थोड़ा सा जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसमें भी दीदी की वैसी ही छवि है। और भद्रलोक दीदी को लेकर कहीं कहीं न्यूट्रल तो मिल सकता है, लेकिन वो ऐसा डिसाइसिव भी नहीं है कि दीदी से नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला जाएगा। उसकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य समस्या है अभी, जो कि वो दीदी की छवि की काट नहीं कर पा रही है। शुभेंदु अधिकारी या जैसे भी दिलीप घोष, जिन भी नेताओं को दीदी के सामने लाया जाता है, तो दीदी की छवि के सामने वो उतना नहीं ठहरते हैं। अब दीदी को नुकसान कहाँ से हो सकता है? जैसे अभी बहुत सुर्खियां बनी थी जो उन्हीं की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने जब एक हुमायूं कबीर फाउंडेशन बनाया और उन्होंने कहा कि वो मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। बाबरी मस्जिद का मुद्दा लगभग मर चुका है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति में भी, लेकिन बंगाल में उन्होंने उसे जीवित करने की कोशिश की। ऐसा लगा था कि अगर ये मसला जोर पकड़ता है, उन्होंने मुख्यमंत्री मुसलमान बनाने की भी मांग की, लेकिन फिर वही ग्राउंड पर काम करने वाले लोग,
ऐसा कहते हैं। मालदा जैसे ज़िले में, जो कि एक मुस्लिम बहुल ज़िला है, और मुर्शिदाबाद के आसपास या 24 परगना के मुस्लिम बहुल हिस्सों में भी इसका कोई असर है। इवन राजनीतिक तौर पर जो बहुत सक्रिय मतदाता नहीं है, वो इस मसले को जानता ही नहीं है। पूछने पर लोग ऐसा बताते हैं कि कोई बाबरी मस्जिद या जैसा बन रही है। तो हुमायूं कबीर ने सुर्खियां ज़रूर बटोरी, लेकिन वो वोट कितना बटोर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बटोर पाएंगे ऐसा नहीं लगता है। और जो कि बड़ी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि इन इलाकों की जो 50 से 60 वाले 85% वोट हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी इनमें बंटवारे की सोच रही थी। वहाँ भी दीदी क्या प्रदर्शन ठीक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोगों से, जो नाम न छापने की शर्त पे ये कहते हैं कि ये राष्ट्रीय मीडिया में ऐसा लग रहा है बार बार कि बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बड़ा घमासान मचा हुआ है, लेकिन अगर आप जमीन पर आम मतदाता को लेकर जाएं, ऐसा लगभग हर चुनाव में होता है, तो वो बिल्कुल उदासीन है। और कौन किसको वोट देगा इस पर ज़्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ संघ के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोग मानते हैं कि पार्टी 2021 के चुनाव में ज़्यादा आक्रामक थी इस बार के चुनाव के मुकाबले। सिर्फ मीडिया की सुर्खियों पर मत जाइए। अब ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है या वो कुछ बैकफुट पे खेल रही है, इसके पीछे एक तो रणनीति भी है। रणनीति इसलिए है कि जैसे हुमायूं कबीर जैसा मसला है, इसे टीएमसी तो खैर क्या, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं उठा रही है कि देखिए बाबरी मस्जिद यहाँ बन रही है। इसकी लोग वजह यही मान रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करोगे तो फिर मामला ध्रुवीकरण की तरफ जाएगा, और अगर ध्रुवीकरण मुस्लिम बहुल इलाकों में हुआ तो हुमायूं कबीर फैक्टर लगभग 0 हो जाएगा और दीदी फिर एक बड़ी बढ़त ले लेंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी हो सकती है। दूसरा ये भी है कि भद्रलोक में अभी वैसा विचलन नहीं देखने को मिल रहा है। उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट है, पूर्वी बिहार के, पूर्वांचल के जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो बंगाल में बहुत दिनों से रह रहे हैं, वहाँ के वोटर हैं, वो हैं। आदिवासी समूह के जंगल महल इलाके का कुछ वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और एक खेमा भद्रलोक का, और जो हिंदुत्व से थोड़ा प्रभावित है। एक सांस्कृतिक चिंता ये है कि मुस्लिम प्रभाव बंगाल के कुछ एक जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। वही एक आधार वोट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2016 से 21 में तो बड़ी छलांग लगाई थी, 28% थी, और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि वो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब उसमें वोट जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है अगर भद्रलोक से वोट नहीं आएगा बीजेपी की तरफ। भद्रलोक से बड़ी संख्या में वोट आ रहा है ऐसा नहीं लगता है। तो दीदी की जो छवि है और हुमायूं कबीर के फैक्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत उत्साहित नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि इसे उठाने से पार्टी का नुकसान ही हो जाएगा। अब मेदिनीपुर के पॉकेट में शुभेंदु अधिकारी कैसा प्रदर्शन कर देते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ये तो अब दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को अगर मुख्यमंत्री बना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने पार्टी भी पेश करने में उतना उत्साह नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसे भी लगता है कि ममता बनर्जी के सामने पेश करने का इसे कोई फायदा नहीं होगा। पार्टी उन्हीं अपने मुद्दों के साथ जाना चाहती है। अब आती है एक बात जो ममता दीदी के लिए सबसे चिंता की बात है। वो बात यह है कि जो पॉलिटिकल मशीनरी, राजनीतिक हिंसा है बंगाल के चुनाव में, वो बहुत इस्तेमाल होती है। पार्टियां अपने कार्डर को ऐसे ऐसे मतलब गांव-गांव के ग्रास रूट तक पहुंचाती हैं। उनके पास लोग होते हैं, उन्हें राजनीतिक लाभ दिया जाता है और पार्टी को जिताने के लिए वो मर मिटते हैं। यानी कि आप बंगाल के चुनाव में देखा होगा, छोटे छोटे बूथों तक हिंसा होती है। अब ये कॉर्डर एक समय वामपंथियों के साथ हुआ करता था, और वामपंथी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे। आरोप लगते रहे कि ये चुनाव में डराते धमकाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन जब एक बार ये सत्ता वहाँ से उखड़ी तो फिर वो पूरा का पूरा कॉर्डर, अगर कुछ प्रतिबद्ध वामपंथियों को छोड़ दें, तो ममता बनर्जी के साथ आ गया। अब वो ममता बनर्जी के साथ है। तो बंगाल के जानकार ये कहते हैं कि दरअसल ये राजनीतिक लाभार्थी वो वर्ग है जो सत्ता के साथ रहना चाहता है। जब वाम की सत्ता थी तो वाम के साथ था, ममता की सत्ता है तो ममता के साथ है। इसे कोई मुश्किल ऐसी नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। बस इसके लिए करना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना पड़ेगा कि वो बंगाल का चुनाव जीतने जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर भी रही है। उसकी नज़र है कि कम से कम ममता बनर्जी का
4 से 5% वोट अगर छिटके भी तो 148 के जादुई आंकड़े के आसपास पार्टी आ ही जाएगी। इस मशीनरी में बहुत तरह की कोशिश हो रही है, पूजा समितियां, रामनवमी के जुलूस, बाइक रैली और उसमें सेंध लगाने की कोशिश, जो कि चुनाव में थोड़ा पैरेलल भी होता है। कार्यकर्ताओं को पैसा बांटना या इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना कि हम पावर में आ रहे हैं तो इनसे ज़्यादा लाभ देंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी कितना तोड़ पाती है। हालांकि संघ के एक पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने नाम न लेने की शर्त पर कहा कि बंगाल को लेकर आरएसएस ऐसी जल्दी में भी नहीं है। वो चाहता है कि हमारी विचारधारा इतने पुख्ता तौर पर आ जाए कि हम बड़े स्वाभाविक तरीके से सत्ता में आ जाएं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी उतना आक्रामक नहीं हो रही है। दीदी के साथ छवि तो उनकी है ही है। तो फिर बंगाल के चुनाव में वही पॉलिटिकल मशीनरी को, जो अब की बार जैसे 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने बहुत सारे केंद्रीय बल वहाँ भेजे हैं चुनाव को बहुत फेयर कराने के लिए। चुनाव आयोग का कहना था बिल्कुल हिंसा नहीं होने देंगे। तो उस मशीनरी का इस्तेमाल ममता दीदी के लिए जो सत्ता है वो कैसे करती है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें डरा धमका के या अन्य तरह के राजनीतिक वादे करके कितना प्रभावित कर लेती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन इलाकों में कड़ा मुकाबला है, जंगल महल जैसे, या मतुआ समुदाय कुछ बीजेपी से नाराज़ हुआ है एसआईआर के कारण, क्योंकि नामशूद्र बंगाल से आए थे और उन्हें भी वैसी ही एसआईआर में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो बंगाल से आए हिंदुओं को भी करना पड़ रहा है। तो मतुआ जो कि बीजेपी का थोड़ा फिक्स वोटर था, उसमें भी थोड़ी नाराज़गी है, उसको कितना दूर कर लेती है। तो दीदी और भाजपा का मुकाबला ये बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। और इसमें जो कार्डर बेस मशीनरी जो स्थानीय कार्यालयों तक पहुंची सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी क्या इस वादे को या ममता बनर्जी के इस कार्डर में सेंध लगा के कुछ एक लोगों को मोटिवेट करेगी जो निष्क्रिय हो जाएं पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के लिए करने लगे, क्योंकि ये तो एक मुफ्त ट्रांसफर होता है जिसके साथ सत्ता चली जाती है। तो बस इन्हीं सब समीकरणों पर यह होगा कि ममता दीदी ज़्यादा उभर कर सामने आएंगी या 4 मई दीदी गई का नारा सही होगा। तो ये थी बंगाल की बात। अब एक और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 2013 में एक नक्सली हमले में कांग्रेस के 30 बड़े टॉप लेवल के नेता मारे गए थे, जिसमें महेंद्र कर्मा जैसे नेता भी शहीद हुए थे। उसी काफिले में एक व्यक्ति शामिल थे, झीरम, जो कि कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वो उस हमले में बच गए थे। छत्तीसगढ़ के हमारे सहयोगी प्रवीण जी ने उनसे विस्तृत बातचीत की कि उस हमले में क्या हुआ था। इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। निश्चित तौर पे 25 मई 2013 की घटना छत्तीसगढ़ के झकझोर देने वाली घटना थी। झीरम घाटी की जो घटना थी, बस्तर में जो लहूलुहान हुआ था, उस परिवर्तन यात्रा का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, पीड़ित हूँ, मुझे गोली भी लगी हुई है। तो यह मंजर तो बताने लायक स्थिति नहीं है। जिस प्रकार से हमारी काफिला को 22 गाड़ियों की काफिला लगभग थी, उन गाड़ियों को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। नक्सलियों ने हमारे जैसे सब निहत्थे साथी लोग, निश्चित तौर पे बहुत से विद्याचरण शुक्ला जी, माननीय नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और तमाम बड़े जो नेता थे, लगभग 30 लोग उस घटना में शहीद हो गए और मुझे भी गोली लगने से मैं हताहत हुआ। ये पूरा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा बोले भारत पर। बंगाल के चुनावी विश्लेषण के और भी चरण नज़दीक आएंगे, जैसे जैसे हम बंगाल का चुनावी विश्लेषण लेकर आएंगे, वहाँ पर ग्राउंड से भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश होगी। देखते रहिए बोले भारत। बाकी अनुराग अड्डा में इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।